हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जब आप जॉब चेंज करते हैं तो हो सकता है कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना पड़े। एंड अगर वो सिटी एक्सपेंसिव है जहां आप मूव करने वाले हैं तो आपका खर्चा काफ़ी बढ़ सकता है। एंड जब आप किसी एक्सपेंसिव सिटी में मूव करते हैं तो ये खर्चा 1 से 5 लाख तक के बीच में हो सकता है। एंड कई बार लोगों को इसी की वजह से पर्सनल लोन भी लेना पड़ता है। बट शिफ्ट होने से पहले आप कुछ बेसिक रिसर्च कर लें एंड कुछ बातों का ध्यान दें तो आप इस खर्चे को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो मैंने भी हाल ही में दिल्ली एनसीआर से बेंगलोर में शिफ्ट किया है अपनी आईटी जॉब के लिए। तो एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर के जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम हैं। तो जब मैंने प्लान किया कि मुझे दिल्ली एनसीआर से बेंगलोर शिफ्ट होना है तो मैंने क्या क्या वो बातें थी जिन पर ध्यान दिया, जैसे कि मुझे कहाँ रेंट पर घर लेना है। एंड जब मैं दिल्ली एनसीआर से बेंगलोर आता हूँ तो स्टार्टिंग में होने वाला खर्चा लाइक होटल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, एंड कैसे मैं एक अच्छा घर सर्च करूँगा रेंट के लिए जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूँ एंड मुझे आसपास नियर बाय फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिल जाएँ। एंड मैं कैसे अपने घर से अपने ऑफिस के लिए कम्यूट करूँगा। एंड इस टाइप की काफ़ी चीज़ें मेरे मन में थी, तो उन सभी के लिए मैंने कुछ रिसर्च किए। वही सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे दिल्ली एनसीआर से जब मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ तो मेरे क्या क्या खर्चे हुए। एंड अभी मुझे बेंगलोर में लगभग 2 साल होने वाले हैं, तो मैंने कैसे कैसे अपने खर्चों को कम किया। एंड वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनका यूज़ करके आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है एंड आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे जब आप खुद किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हैं। सो माई नेम इज़ वरुण, यू आर वॉचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो मैं एवरी सैटरडे आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर शेयर करता हूँ, जैसे कि आपको कैसे अपना बजट बनाना है एंड आप कैसे अपने लोन को जल्दी पे कर सकते हैं एंड आपको कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है एंड आप कैसे इमरजेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू योर मनी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो आज से 2 साल पहले जब मैंने दिल्ली एनसीआर से बेंगलोर में जॉब स्विच किया तो मैंने क्या क्या रिसर्च की। तो सबसे पहले जाकर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि बेंगलोर का कल्चर कैसा है, वहाँ पर एक पर्सन का एवरेज पे स्केल क्या है एंड वहाँ पर किस टाइप के खर्चे हैं एंड वहाँ पर रहने का खर्च कितना आ सकता है एंड अगर आप बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर घर पर अपना खाना बनाते हैं तो इस हिसाब से कितना खर्चा हो सकता है। तो यूट्यूब पर यही सब सर्च करने के बाद मैंने एक अप्रॉक्स खर्चा अपने माइंड में सेट कर लिया। तो मेरा खर्चा जहाँ से स्टार्ट होना था वो था एक होटल एक्सपेंस, क्योंकि मेरे पास बेंगलोर में कोई घर नहीं था, ना ही मेरा कोई रिलेटिव बेंगलोर में रहता है, तो मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे बेंगलोर में आते ही एक होटल रेंट करना था एंड मुझे एक स्कूटी या बाइक भी रेंट पर लेनी थी जिससे कि मैं अपने ऑफिस आ जा सकूँ एंड मैं आसपास के एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकूँ। एंड इसके अलावा फ्लाइट का खर्चा और रोज़ खाने पीने का खर्चा तो था ही। तो मेरे केस में मुझे कंपनी से रिलोकेशन अमाउंट मिला। तो आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि वो आपको कितना रिलोकेशन का एक्सपेंस दे रहे हैं। तो मेरे केस में मुझे जितना रिलोकेशन का एक्सपेंस मिला मैंने उसमें अपना फ्लाइट टिकट, अपना होटल का एक्सपेंस, अपना स्कूटी एक मैंने जो किराए पर ली उसका एक्सपेंस एंड प्लस मेरा जो खाने पीने का एक्सपेंस था, तो वो सभी एक्सपेंसेस मैंने मैनेज किए जो कि मुझे रिलोकेशन के लिए खर्चा मिला था। एंड प्लस जो घर मैं रेंट के लिए लेने वाला था उसका ब्रोकेज का खर्चा भी मैंने अपने रिलोकेशन बेनिफिट से ही दिया। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही मेरा करीब 25 से 30 हज़ार का खर्चा यहीं पर हो गया था, जिसमें कि मेरा करीब अराउंड 6 हज़ार के आसपास की फ़्लाइट की टिकट थी एंड मैंने एक हॉस्टल रेंट पर लिया था। जब मैं बेंगलोर में आया था मैंने कोई एक्सपेंसिव होटल रेंट पर नहीं लिया, जिससे कि क्या हुआ कि वहाँ मेरा एक्सपेंस कम हो गया हॉस्टल के रेंट में, बिकॉज वो मुझे पर नाइट अराउंड 500 का पड़ रहा था एंड उसके अलावा जो भी खाने का एक्सपेंस था वो। एंड 2 हफ्ते के लिए मैंने स्कूटी रेंट पर ली थी जिसका खर्चा अप्रॉक्स मुझे 6 से 8 हज़ार के बीच पड़ा था। अभी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। एंड उसके अलावा मैंने जो हाउस रेंट पर लिया उसका ब्रोकेज भी अराउंड 12,000 था। तो इन सभी का टोटल मेरा 25-30 हज़ार के आसपास का खर्चा हुआ। तो ऑफिस से जो मुझे रिलोकेशन बेनिफिट मिला था वो सारा पैसा मैंने इन्हीं सभी एक्सपेंसेस में मैनेज किया, तो मुझे अपनी जेब से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा एक्सपेंस जीरो किया। तो इन 2 वीक में मैंने रेंट के लिए काफ़ी घर सर्च किए। यहाँ कोई मेरे रिलेटिव तो था नहीं, तो मैं ब्रोकर के थ्रू ही घर सर्च करता था। तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी सर्च करनी है, आपको इतना हाई एंड प्रॉपर्टी पर भी नहीं जाना है कि आपका बजट ही पूरा बिगड़ जाए। एटलीस्ट आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करनी है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ सिक्योर सेफ करें एंड आपको नियर बाय फैसिलिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये सब चीज़ें आपको अपने घर के पास मिल जाए। तो मैंने ब्रोकर की हेल्प से काफ़ी सारे घर देखे एंड मेरे ऑफिस से अराउंड 10 किलोमीटर दूर मुझे एक अच्छा घर मिला जहाँ की मुझे फैसिलिटीज़ काफ़ी
अच्छी लगी एंड वो मेरे बजट में भी था। तो यहीं पर मेरा मेन खर्चा स्टार्ट हुआ बेंगलोर में आने के बाद। तो बेंगलोर में क्या सीन है कि जब आप बेंगलोर में आते हैं, कोई घर रेंट पर लेते हैं, तो आपको कुछ महीनों का सिक्योरिटी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एंड आपको 1 से 2 महीने का रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसके अलावा आपका ईयरली जो भी रेंट इंक्रीज होगा वो 5 to 10% इंक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेनिंग करते हैं। तो जब आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ के जाते हैं तो अराउंड 1 से 2 महीने का रेंट आपके डिपॉजिट से डिडक्ट हो जाता है। एंड वहीं रेंट एग्रीमेंट में कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि अगर आप 1 साल से पहले उस प्रॉपर्टी को खाली करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने का रेंट भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ब्रोकर से बार्गेनिंग करनी है। मेरे केस में मुझे ब्रोकर ने अराउंड 1.5 lakhs का डिपॉजिट बताया एंड उसके अलावा उसने मुझे 16,000 का मंथली रेंट बताया एंड 1 साल बाद जो इंक्रीमेंट था वो अराउंड 5% था। एंड अगर मैं 1 साल के बाद उस घर को छोड़ता हूँ तो मुझे 1 महीने का जो हाउस रेंट है वो पे करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट के केस में मैंने ब्रोकर से थोड़ा बार्गेन किया, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी बार्गेन किया, बिकॉज उसने मुझे 1.5 lakhs बताए थे डिपॉजिट अमाउंट। तो मैंने जब उससे फाइनल किया, मैंने उससे डिपॉजिट अमाउंट फाइनल किया अराउंड 70,000। सो ये बिल्कुल हाफ है, हाफ से भी कम है 1.5 लाख के। तो इतना आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी थे जो मैंने उससे बार्गेनिंग किए। तो ये सब चीज़ें आपको अपने रेंट एग्रीमेंट में पहले चेक करनी है एंड उसके बाद आपको रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले इन सभी चीज़ों का बार्गेनिंग करना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहां आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कोशिश करनी होगी एंड आपको ब्रोकर को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा बार्गेन करने के लिए एंड वो बार्गेनिंग करते हैं। एंड अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको जो अमाउंट उन्होंने बताया है वो ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब मेरा महीने का जो रेंट था वो अराउंड था 16,000। ये था 2 BHK। तो ये काफ़ी स्पेसियस हाउस था, यहाँ पर किचन भी काफ़ी अच्छा था एंड उसके अलावा जो आसपास की फैसिलिटीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। नियर बाय स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सभी कुछ अवेलेबल था। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है वो है नियर बाय लोकल मार्केट्स, बिकॉज अगर आप किसी मेगा स्टोर जाते हैं तो वहाँ आपको चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द लोकल मार्केट। सो मैंने जहाँ पर घर रेंट किया वहाँ से मैंने नियर बाय लोकल मार्केट्स को सर्च किया कि नियर बाय कौन कौन सी लोकल मार्केट्स अवेलेबल हैं जहाँ जाकर मैं लोकल फूड वेंडर से सब्जियां खरीद सकता हूं जो कि मुझे मेगा स्टोर से काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। एंड उसके अलावा ग्रोसरीज के लिए भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो मेरे केस में क्या था कि मेरे घर के पास बिग बाजार, रिलायंस एंड डीमार्ट सभी अवेलेबल था। तो मुझे चेक करना था कि किस स्टोर से मुझे ग्रोसरीज का सामान सस्ता मिलता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने 1 महीने का ग्रोसरी बिग बाजार से खरीदा, 1 महीने का ग्रोसरी मैंने रिलायंस से खरीदा एंड 1 महीने ग्रोसरी मैंने डीमार्ट से खरीदा। एंड इन सभी के बिल्स को मैंने अपने पास संभाल कर रखा एंड इन सभी के बिल्स को देखकर मैंने चेक किया कि मेरे मंथली ग्रोसरी जो भी सामान है मुझे कहाँ से ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च बिग बाजार में मुझे कपड़े ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे एंड रिलायंस फ्रेश और डीमार्ट में मुझे ग्रोसरीज ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। एंड अगर मैं सब्जियों का कंपेयर करूँ तो मुझे रिलायंस फ्रेश में सब्जियाँ ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी एज़ कम्पेयर टू बिग बाजार। एंड डीमार्ट में मुझे जो दूसरे ग्रोसरी आइटम्स थे लाइक कुकिंग ऑयल, दाल, चावल, आटा एंड इस तरह के जो भी छोटे मोटे घर के ग्रोसरी आइटम्स होते हैं वो मुझे डीमार्ट में काफ़ी सस्ते पड़ रहे थे। तो इस प्रोसेस में आपको भी अराउंड 3 से 4 महीने लग सकते हैं। डिफरेंट मार्केट्स को आपको सर्च करना है एंड आपको कंपेयर करना है सभी बिल्स को कि आपको कौन सा सामान कहाँ से सस्ता पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ सामान सभी जगह सेम पड़ रहा हो, तो वो सामान आप वहाँ से खरीद सकते हैं जो कि आपके घर के ज़्यादा पास हो। सो हाउस रेंट एंड खाने पीने का जो भी ग्रोसरी आइटम्स था ये सभी कुछ सॉर्ट हो चुका था। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ऑफिस कम्यूट वाला। तो ऑफिस कम्यूट के लिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकता था एंड ओला उबर की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बेंगलोर में काफ़ी अच्छी है, तो मैं ओला उबर का यूज़ करके जा सकता था या फिर मैं अपने खुद के व्हीकल से भी जा सकता था। बट बेंगलोर आने से पहले मैंने रिसर्च किया था यूट्यूब पर कि बेंगलोर में ट्रैफिक कैसा है। तो बेंगलोर का ट्रैफिक काफ़ी बेकार है, तो मैं कोई ऐसा व्हीकल चूज़ करना चाहता था जिससे कि मैं अपने ऑफिस जल्दी पहुँच सकूँ एंड मेरा कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो अगर मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं बस से अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे अपने ऑफिस पहुँचने में अराउंड 1 घंटे के आसपास लगता है। एंड वहीं अगर मैं ओला या उबर से अपने ऑफिस जाता हूँ तो उसमें भी मुझे अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगते थे एंड वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काफ़ी कॉस्टली था। एंड उसके अलावा तीसरा ऑप्शन था कि मैं अपना खुद का भी 2 व्हीलर परचेज़ करूँ लाइक बाइक या स्कूटी, जिससे कि मैं ऑफिस जाऊँ, बट मैंने वो भी परचेज़ नहीं किया। तो मैंने अपने लिए क्या चूज़ किया, मैंने एक बाईसाइकिल परचेज़ की एंड उस बाईसाइकिल से मैं डेली अपने ऑफिस कम्यूट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ऑफिस अराउंड 10 किलोमीटर्स है
मेरे घर से, तो मैं डेली अराउंड 20 किलोमीटर्स बाईसाइकिल करता हूँ, जिससे कि मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड मैं ट्रांसपोर्ट में अपना पैसा काफ़ी बचा लेता हूँ। एंड उसके अलावा ना ही मेरी साइकिल का कोई मेंटेनेंस है। एंड जब भी ट्रैफिक वाले एरिया आता है तो मैं सिंपली अपनी साइकिल को उठाता हूँ एंड उसको दूसरी तरफ रखकर उस ट्रैफिक एरिया से बाहर निकल जाता हूँ। तो वहाँ मेरा टाइम भी बचता है एंड मेरा पैसा भी बचता है एंड साथ ही साथ मेरी हेल्थ भी सही रहती है। सो मैंने अराउंड 15,000 की एक बाईसाइकिल परचेज की, जिसमें कि अराउंड 2,000 मेरा एक्सेसरीज का भी खर्चा हो गया, तो अराउंड 17,000 की मुझे वो बाईसाइकिल पड़ी। एंड उसके अलावा अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम सिंपली ओला या ऊबर बुक करते हैं, बिकॉज हमारा मंथ में मुश्किल से 1 या 2 बार कहीं बाहर आना जाना होता है, तो उसके लिए कोई कार परचेस करना या बाइक परचेस करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो हम सिंपली ओला या ऊबर बुक करते हैं एंड जहाँ हमें जाना होता है हम वहाँ ईजिली जा सकते हैं। तो अराउंड जून 2020 में मैंने एक रेंटेड अपार्टमेंट से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। तो अभी जिस घर में मैं हूँ ये मेरी प्रीवियस रेंटेड अपार्टमेंट से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो मैं अभी भी सेम लोकेलिटी में हूँ एंड जो मेरा यहाँ का करंट रेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल लगाकर अराउंड 9 to 10,000 मैक्सिमम रेंट मेरा जाता है। तो ये भी एक 2 BHK घर है। ये बस थोड़ा सा छोटा है मेरे प्रीवियस अपार्टमेंट से, बट मेरी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट है, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एक रूम को बेडरूम एंड दूसरे रूम को मेरे ऑफिस की तरह यूज़ करता हूँ एंड उसके अलावा हमारा पूरा दिन लिविंग रूम में ही चला जाता है। तो आप भी टाइम टू टाइम अपने नियर बाय लोकेलिटी को चेक करते रहें एंड हो सकता है कि आपको कोई अच्छी डील मिल जाए, जिससे कि आप अपने मंथली एक्सपेंस को काफ़ी कम कर सकें एंड वो बचा हुआ अमाउंट आप दूसरी ज़रूरी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सो फर्स्ट इज़, आपको हमेशा अपनी लिमिट में रहना है एंड दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज जब आप किसी एक्सपेंसिव सिटी में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका लिविंग एक्सपेंस काफ़ी हाई होगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही कहीं भी जाकर रहना है, बस आपको हमेशा अपने बजट को फॉलो करना है एंड आपको चेक करना है कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए अपने रेंट को, तो आप किसी दूसरी अच्छी प्रॉपर्टी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो सेकंड टिप इज, आपके छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज भी आपको काफ़ी बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। लाइक मेरे केस में मैंने एक बाइक को परचेज करने की बजाय एक बाईसाइकिल को परचेज किया एंड उसका जो बैलेंस अमाउंट था वो मैंने अपनी इमरजेंसी फंड में सेव किया ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। एंड मेरी थर्ड टिप है कि आप फर्नीचर पर ज़्यादा खर्चा ना करें, बिकॉज जब आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना पड़े। तो अगर आपका फर्नीचर ज़्यादा होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे एंड हो सकता है कि ज़्यादा फर्नीचर की वजह से आप एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको परचेस करनी ही पड़ेंगी, लाइक फ्रिज, टीवी एंड शायद अलमीरा भी आपको परचेज करनी पड़े। तो आपको कोई 6 सीटर सोफा सेट या फिर कोई डाइनिंग टेबल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना सामान आपके पास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही आपको ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा करना पड़ेगा। तो पिछले 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप मैंने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं वो आपके काम आएंगी जब भी आप एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं। तो अगर आप इस टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, तो मैं ऐसी और भी काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इफ यू नीड एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get all the notification of upcoming videos.